नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान में भाग 2 के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। कल ही हमने भाग 1 अपलोड किया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर आप आई बटन पर भी उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको भाग 1 को देखना है, उसके बाद आपको भाग 2 को देखना है, क्योंकि सभी जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो बीच में स्किप नहीं करना है। चाहे वो भाग 1 हो या फिर भाग 2 हो, सभी के सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और अच्छे से याद उन सभी को कर लेना है। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आपको आंसर देना है। चाहे तो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में 30 के आंसर लिखकर लास्ट में हमें बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। सबसे पहले तो आपको लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित तथा नियंत्रित हो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। यहाँ पर एक आदर्श अध्यापक में गुण बताना है, कौन से पाए जाते हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, विषय वस्तु पर अधिकार होता है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में भी अच्छा होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले तीनों ही गुण होते हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विषय वस्तु पर अधिकार और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ये तीनों ही गुण एक आदर्श अध्यापक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है। चिंतन, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या फिर क्रियात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चिंतन। उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार नहीं है वो चिंतन नहीं है। यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ये तीनों ही उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है, ये भी राइट कथन है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण अनुदेशन है, यहाँ पर हमारा जो फोर्थ वाला विकल्प रहेगा यह कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। यहाँ पर प्रमुख अवस्थाएं आपको डेविस के अनुसार बताना है शिक्षण की कौन सी होगी। नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण या फिर नियंत्रण। अग्रसरण, मार्गदर्शन, निर्देशन, मूल्यांकन, व्यवस्था, नियंत्रण या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं पूछी गई है। तो राइट आंसर हमारा होगा पहला वाला, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। ये डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा वह पहले क्या करेगा। कक्षा में अनुशासन लागू करेगा, छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा, छात्रों को अपनी योग्यता के बारे में बताएगा या फिर अध्याय पढ़ाना आरंभ कर देगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक नया शिक्षक जब शुरुआत करेगा तो वह सबसे पहले छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित करेगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। विद्यालय भवन के बारे में बात करनी चाहिए, विद्यालय के प्रधान अध्यापक के बारे में बात करनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक के बारे में बात करनी चाहिए या फिर अपने व छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए। तो जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने व छात्रों के बारे में बात करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में व्यवहारवादी नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। व्यवहारवादी कौन से वैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। हल, एडलर, गुथरी या फिर थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा एडलर। याद रखिएगा, एडलर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। हल, गुथरी और थॉर्नडाइक ये तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण के लिए आवश्यक है एक भव्य भवन, अच्छा पाठ्यक्रम, एक दूसरे को समझने की क्षमता या फिर अच्छी पुस्तकें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक अच्छे शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण के लिए अच्छा पाठ्यक्रम आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बच्चे ने उत्तरों की सही से मेहनत नहीं की है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है या फिर बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यवस्था फेल हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है, समीपता, अनुकूलता, आत्मसातन या फिर संस्कृति एवं भाषा। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा संस्कृति एवं भाषा ये सीखने के लिए केंद्रीय होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि कौन सी है। आप सभी को पता होगा फ्रायड के अनुसार मन की संरचना, लेकिन यहाँ पर सही कोटि पूछा गया है किस प्रकार की होती है, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। अति अहम, इदम अहम, इदम अहम, अति अहम, अहम अति अहम इदम या फिर इदम अति अहम अहम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इदम अहम अति अहम, ईड ईगो, सुपर ईगो, यहाँ मन की संरचना सही कोटि है फ्रायड के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा, इदम अहम और पराहम। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना या फिर सिनेमा एवं पुस्तकें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शारीरिक रचनाएं। यहाँ पर किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित शारीरिक संरचना नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है। इंपोर्टेंट है, अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, सकारात्मक रूप में या फिर नकारात्मक रूप में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किशोरावस्था में जो मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है वो उच्चतम स्थिति में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास होता है, जो मानव का विकास होता है वो किस प्रकार होता है, क्रमिक होता है, निरंतर होता है, व्यक्तिक होता है या फिर ये सभी होता है। तो यहाँ पर जो मानव का विकास होता है वो क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है और व्यक्तिक भी होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था कौन सी। यहाँ पर पांचवी अवस्था आपको बताना है कौन सी होगी। आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता एवं विनिमय, सामाजिक क्रम को लागू रखना या फिर सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। यहाँ पर पांचवी अवस्था पूछी गई है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। तो राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, ये पांचवी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल है। यहाँ पर किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोल के अनुसार पूछा गया है कि बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा होगा। 11 से 12 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 13 से 14 वर्ष या फिर 15 से 16 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 11 से 12 वर्ष। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का जो काल होता है वो 11 से 12 वर्ष का होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
मानसिक विकास के पक्ष हैं, निरीक्षण है, चिंतन है, ध्यान है या फिर ये सभी हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मानसिक विकास के पक्ष होते हैं वो निरीक्षण भी होते हैं, चिंतन भी होते हैं और ध्यान भी होता है मानसिक विकास का पक्ष। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, गिलफोर्ड से है, जिन्हें पियाजे से हैं, कोहलबर्ग से हैं या फिर ये सभी से हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नैतिक विकास के बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुसमायोजन से तात्पर्य है। यहाँ पर समायोजन से संबंधित मैं 2 पार्ट ला चुका हूँ, जिसमें आपको 1 बाय 1 करके सारी डिटेल दे चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टॉपिक वाइज प्रश्न आपको वहाँ पर 18 से 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुसमायोजन से तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा, वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक, संवेगात्मक असंतुलन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो कुसमायोजन से तात्पर्य होता है वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक और संवेगात्मक असंतुलन, ये तीनों ही कुसमायोजन से तात्पर्य होते हैं, यानी कि ये इसके अंग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन है, व्यक्तिगत है, सामूहिक है, दोनों है या फिर उक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मार्गदर्शन है दोस्तों वो एक व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा निर्देशन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा निर्देशन नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। संकेत करना, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना या फिर समस्या का समाधान करना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समस्या का समाधान करना, ये निर्देशन नहीं है। बाकी संकेत करना, इंगित करना और पथ प्रदर्शन करना ये तीनों ही निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। समस्या का समाधान करना ये निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, परिवार पर करता है, विद्यालय पे करता है, समुदाय पे करता है या फिर इन सभी पे करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वो परिवार पर भी करता है, विद्यालय पर भी करता है और समुदाय पर भी करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर इन सभी पर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। यहाँ पर मार्ग निर्देशन से संबंधित पूछा गया है कि ये व्यक्ति को विकसित करने में क्या सहायता देता है, क्षमताएं, खुशी, बुद्धि या फिर संबंध? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बुद्धि। याद रखिएगा, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में बुद्धि सहायता देता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। यहाँ पर जो पहला पार्ट हमने बनाया है, जिसकी वीडियो कल बना चुके हैं, उसमें ये प्रश्न लिया गया है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। यदि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं कि डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या है। उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी ने देख ही लिया होगा और आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया? इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोलमैन ने दिया, सेलोवे एवं मेयर ने दिया, जिलमान ने दिया या फिर हेज ने दिया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेलोवे एवं मेयर द्वारा सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27वां और 28वां प्रश्न एक ही है, एक ही प्रश्न को 2 बार गलती से लिख दिया गया है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। दोनों प्रश्न का एक ही आंसर होगा। क्या होगा? उत्तरदायित्व का स्थानांतरण होगा, सचेतन व्यवहार होगा, प्रतिरक्षा विवाद होगा या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है वो व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। यहाँ पर भी व्यक्तित्व का रक्षा कवच ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो इसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 29वां प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है। सहनशीलता नहीं है, योग्यता, आत्मविश्वास या फिर अपरिपक्वता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अपरिपक्वता। याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण नहीं होता है वो अपरिपक्वता नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है, निर्देशन दिया जाना चाहिए आजीवन समस्या में, विद्यालय में या फिर ये सभी में। तो यहाँ पर जो निर्देशन दिया जाना चाहिए दोस्तों वो आजीवन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से के माध्यम से आपको बताना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट से के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आज की वीडियो में आपको कितने नंबर आए। तो जल्दी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।